नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी आराम की जगह यानी कंफर्ट जोन में क्यों रहना पसंद करते हैं? जब हम अपनी आराम की जगह पर होते हैं तो हमें सब कुछ आसान लगता है। हमें किसी भी चीज का डर नहीं होता और हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हमें लगता है कि हमें किसी भी नई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यही आराम की जगह हमें आगे बढ़ने से रोकती है? जब हम अपनी आराम की जगह में रहते हैं तो हमें नया सीखने का मौका नहीं मिलता। हम अपने डर और असुरक्षा की वजह से नई चीजों को आजमाने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। इस डर की वजह से हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते और अपने सपनों को पूरा करने का मौका खो देते हैं। आराम की जगह में रहने से हमें आलस भी आ जाता है। हमें लगता है कि जो हो रहा है वही ठीक है और हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस सोच की वजह से हम अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला पाते और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी आराम की जगह से बाहर निकल सकते हैं और अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि नई चुनौतियों का सामना कैसे करना है और अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। तो चलिए सुनते हैं इस अद्भुत कहानी को और सीखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। एक बार की बात है, उज्जैन नगरी जो अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। उस उज्जैन नगरी पर एक ऐसे राजा का राज्य था जिनकी वीरता और बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का नाम राजा विक्रमादित्य था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा विक्रमादित्य न केवल दयालु और न्यायप्रिय थे, बल्कि साहसी और बुद्धिमान भी थे। और इसी प्रजा के प्रेम के कारण राज्य में चारों तरफ खुशहाली और समृद्धि थी। इस राजा का एक मित्र था जिनका नाम राजा ध्रुवसेन था। वे पड़ोसी राज्य के राजा थे। दोनों राजाओं के बीच अटूट दोस्ती थी जो वर्षों से चली आ रही थी। दोनों राजाओं की दोस्ती बचपन से ही शुरू हुई थी। दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों राजा अपने अपने राज्य की भागदौड़ संभालने लगे। इस दोस्ती ने दोनों राजाओं को अनेक लाभ प्रदान किए थे। जब भी किसी राजा पर कोई संकट आता, दूसरा राजा उसकी सहायता के लिए हमेशा हाजिर रहता। उनकी दोस्ती के कारण दोनों राज्य शांत और समृद्ध रहे। एक बार राजा ध्रुवसेन के राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजा ध्रुवसेन की सेना उस शत्रु की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पा रही थी। हार के कगार पर पहुंचकर राजा ध्रुवसेन ने अपने मित्र राजा विक्रमादित्य को संदेश भेजा। यह संदेश मिलते ही राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ तुरंत पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हो गए। उन्होंने राजा ध्रुवसेन की सेना का साथ दिया और शत्रु सेना पर अपनी विजय हासिल की। इस घटना के बाद दोनों राजाओं की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उनकी दोस्ती राजाओं और प्रजा के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उनकी दोस्ती की कहानियां सुनाते थे और उनके आदर्शों की प्रशंसा करते। युद्ध जीतने के बाद राजा ध्रुवसेन राजा विक्रमादित्य का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। उन्हें कोई ऐसा तोहफा चाहिए था जो उनकी गहरी दोस्ती को दर्शाए, लेकिन उन्हें लगा कि सोने चांदी के गहने या हीरे जैसे दिखावटी सामान ठीक नहीं रहेंगे। कुछ देर विचार करने के बाद अचानक उन्हें एक शानदार विचार आया। उन्होंने दो खूबसूरत और शानदार बाज के जोड़े को तोहफे के रूप में देने का फैसला किया। उसने सोचा, बाज न सिर्फ ताकतवर और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, बल्कि जोड़े में रहते हुए एक दूसरे के लिए अटूट वफादारी दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी और राजा विक्रमादित्य की दोस्ती बचपन से रही है। राजा ध्रुवसेन को लगा कि ये बाज उनकी और राजा विक्रमादित्य की अटूट दोस्ती को दर्शाने का इससे अच्छा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। और तो और ये बाज अभी छोटे और युवा होने के कारण ये बाज उन दोनों को अपने बचपन की दोस्ती की याद दिलाएगा। अगले ही दिन दो युवा बाजों के जोड़े को चमचमाते सोने के तारों से सजे खास पिंजरों में रखा गया। राजा ध्रुवसेन ने राजा विक्रमादित्य को बाज देते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी सहायता के बिना युद्ध जीतना असंभव था। तुम्हारे साहस और रणनीति ने हमें विजय दिलाई और हमारी इसी अटूट दोस्ती को दर्शाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं।
दो दरबारी शानदार पिंजरों को लेकर दरबार के बीच में आ खड़े हुए। पिंजरों में दो शानदार बाज विराजमान थे। उनकी सुनहरी चोंचें और तीखी नजरें कमाल की दिख रही थीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग इन अनोखे पक्षियों को देखकर हैरान रह गए। राजा ध्रुवसेन ने कहा, मित्र, मैं ये युवा बाजों के जोड़े आपको भेंट करता हूं। ये न सिर्फ ताकतवर और शानदार हैं, बल्कि जोड़े में रहते हुए एक दूसरे के प्रति अटूट वफादारी दिखाते हैं। मुझे लगा कि ये हमारी अटूट दोस्ती का प्रतीक बनने के लिए सही होंगे। ये बाज हमारी पक्की दोस्ती की निशानी है। राजा विक्रमादित्य इन खूबसूरत बाजों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने धीरे से पिंजरों को छुआ और कहा, यह तोहफा अनमोल है। ये बाज हमें हर पल याद दिलाएंगे कि हमारी दोस्ती कितनी मजबूत है। जिस तरह ये पक्षी साथ रहते हैं, वैसे ही हम भी हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मैं इन युवा बाज के जोड़े का बड़े अच्छे से ख्याल रखूंगा। राजा इस बाज को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने तुरंत पक्षियों के ट्रेनर को बुलाकर कहा, यह बाज अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सर्वश्रेष्ठ बनाओ। उसने ट्रेनर से कहा, इन बाजों को उड़ना सिखाओ ताकि वे ऊंचे ऊंचे आसमान में जा सकें। उन्हें कलाबाजियां सिखाओ ताकि वे हवा में तरह तरह के पैंतरे दिखा सकें। तो उस ट्रेनर ने अगले 2-3 महीने उस बाजों पर काम किया और उन्हें ट्रेनिंग देने लगा। उसने पूरी मेहनत से बाजों को ट्रेनिंग दी, जैसे कि रोजाना उन्हें उड़ने की प्रैक्टिस करवाई, उन्हें अच्छा खाना खिलाया और उनकी सेहत का ख्याल रखा। पहले उसने बाजों को छोटे छोटे स्टेप्स में उड़ना सिखाया। धीरे धीरे बाजों ने ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ना सीख लिया। फिर उसने उन्हें हवा में कलाबाजियां सिखाई। बाज अब हवा में तरह तरह के पैंतरे दिखाने लगे। बाज बहुत तेज और समझदार थे। उन्होंने सब कुछ जल्दी सीख लिया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ट्रेनर उन बाजों को लेकर राजा के पास गया और कहा, महाराज, ये बाज अब पूरी तरह से तैयार हैं। ये ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं, हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हैं और युद्ध नीति में भी माहिर हैं। लेकिन एक समस्या है जिसे मैं हल नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। राजा ने पूछा, कैसी समस्या? तुम तो इस राज्य के सबसे होनहार पक्षियों के ट्रेनर हो, तुम्हें कैसी समस्या आ गई? ट्रेनर ने जवाब दिया, एक बाज तो बहुत ही शानदार उड़ता है। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरता है, कलाबाजी करता है और बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा मैं उसे सिखाता हूं। लेकिन दूसरा बाज, वह उड़ने का नाम ही नहीं लेता। वह एक ही डाल पर बैठा रहता है और हिलता भी नहीं है। हालांकि दोनों बाज अच्छी नस्ल के हैं और उनकी देखभाल भी एक जैसी ही की जाती है। राजा ने कहा, क्या तुमने हर संभव प्रयास किया? ट्रेनर ने कहा, जी हां महाराज, मैंने हर संभव तरीका अपनाकर देख लिया। मैंने उसे अच्छे से अच्छा खाना दिया, उसकी सेहत का ध्यान रखा, उसे उड़ाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह बाज उड़ने का नाम ही नहीं लेता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी समस्या क्या है और कैसे उसे उड़ाया जा सकता है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, हम किसी और विशेषज्ञ की मदद लेते हैं। हो सकता है कोई और इस समस्या का हल निकाल सके। तुमने बहुत मेहनत की है, अब हम मिलकर इसका समाधान ढूंढते हैं। तो राजा ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, किसी और को यह काम सौंपा जाए। हमारे शहर, हमारी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो पक्षी प्रेमी हो, जो प्रकृति प्रेमी हो और इस समस्या का समाधान ढूंढ सके। राजा ने कहा, ऐसा आदमी चाहिए जो पक्षियों की भाषा समझ सके, उनसे बात कर सके और यह जान सके कि समस्या क्या है। राजा ने यह भी कहा, दूसरे पक्षी भी तो उड़ रहे हैं, फिर इस बाज को क्या तकलीफ है? एक दरबारी ने राजा से कहा, राजा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह ट्रेनर देश भर में घूमा और आखिरकार एक बौद्ध भिक्षु को खोज कर लाया जो बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। वह बौद्ध भिक्षु प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और पक्षियों की देखभाल करना उन्हें बहुत पसंद था। जब बौद्ध भिक्षु दरबार में आए तो राजा ने उन्हें अपने उस बाज की समस्या के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे इस बाज को समझने का मौका दीजिए। मैं इसके साथ समय बिताऊंगा और इसकी समस्या का हल खोजूंगा। राजा ने बौद्ध भिक्षु को जिम्मेदारी सौंपी कि वह बाज को समझे और उसकी समस्या का समाधान निकाले। वह बौद्ध भिक्षु पक्षी के पास गया और उसके साथ कुछ समय बिताया। उसने देखा कि पक्षी के पंखों में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि उसे डर लग रहा था। उसने बहुत प्यार और धैर्य से पक्षी को समझा कि उड़ान भरने में कोई डर नहीं है। अगले ही दिन राजा अपने बगीचे में उन बाजों को देखने आया। राजा ने देखा कि दोनों बाज मस्त उड़ रहे थे। राजा ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हुआ? यह तो एक चमत्कार जैसा है। तब उसके दरबारियों ने बताया कि यह एक साधारण बौद्ध भिक्षु ने किया है।
राजा ने उस बौद्ध भिक्षु को बुलाया और पूछा, तुमने ये कैसे किया? बौद्ध भिक्षु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, इस बाज की समस्या सिर्फ उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ी थी। आपके राज्य के बगीचे बहुत ही सुंदर हैं। इन बगीचों में एक बहुत सुंदर सा पेड़ है और उस पेड़ की एक शाखा पर आपका बाज आराम से बैठता था। वह शाखा उसे सहारा देती थी, उसे ऊंचाई पर बैठने का मौका देती थी। उस बाज को आपके बगीचे और पेड़ के आराम से मानो प्यार हो चुका था। वह अपनी सुविधा की जगह से निकलना नहीं चाहता था। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, महाराज, मैंने देखा कि बाज उस शाखा पर बैठा हुआ है और उड़ नहीं रहा है। मुझे समझ में आया कि जब तक वह अपनी सुविधा की जगह पर रहेगा, वह उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। हमें इसे इसकी सुविधा की जगह से दूर करना होगा। मैंने सोचा कि अगर हम इसे मजबूरी में डालेंगे तभी यह उड़ सकेगा। बौद्ध भिक्षु ने बताया, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस वह शाखा ही काट दी जिस पर बाज बैठा था। जैसे ही शाखा कटी, बाज को उड़ना पड़ा। बस वह अपने आप उड़ने लगा। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, महाराज, यही समस्या अक्सर मैं अपने नए शिष्यों में भी पाता हूं। वे अपनी सुविधा की जगह से चिपके रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं। उन्हें भी मजबूरी में डालकर उनकी आराम की स्थिति से बाहर निकालना पड़ता है ताकि वे अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान सकें और आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अपनी सुविधा की जगह से बाहर निकलने की जरूरत होती है। हमें अपने आराम के दायरे को छोड़कर नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तभी हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। राजा ने उसकी बात सुनकर सोचा और महसूस किया कि कभी कभी हमें अपनी सुरक्षा की शाखा को छोड़ना पड़ता है ताकि हम अपने पंखों का सही उपयोग कर सकें और स्वतंत्र रूप से उड़ सकें। राजा ने उस बौद्ध भिक्षु की तारीफ की और उसे इनाम दिया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।